कि दोस्तों निराश ना हो, विकास बड़ी तेज कदमों से चल रहा है अपने लक्ष्य की ओर, और अगर ऐसे ही तरक्की करी तो अगले साल का भारत रत्न सनी लियोनी को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? यहीं पे जो है दुश्मन के लिए 2 शब्द कुछ। आई लव कंगना। अब इससे कम मैं नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा पूछो तो मैं बता दूंगा। वो पढ़ी लिखी है, वो स्मार्ट है, वो मोदी जी के दिल को भा जाएगी तो आ जाएगी। और देखो 2024 में तो जाना है, किसी को भी बनाना होगा तो उससे पहले दे जाएंगे सनी लियोनी। तुम्हें सनी लियोनी के नाम पे क्या एतराज है ये बताओ। गांधी पे सवाल खड़ा कर दिया है। मैंने पिछली बाइट में अपने यही कहा था कि ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है। वो लोग टेस्ट करते हैं इस तरीके से ग्राउंड के आप कहाँ तक गाली बर्दाश्त कर सकते हैं, किस किस के लिए कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था इस बात के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अभी इनका धीरे धीरे करके नंबर आएगा। अभी तो इनकी आड़ में औरों को कहा जा रहा है। इतने ही नहीं है, वो नए हीरो भी खड़े कर रहे हैं। सावरकर को नहीं खड़ा कर रहे, वो नाथूराम गौडसे को खड़ा नहीं कर रहे, वो हिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में समझा दूँ। अगर मान लीजिए किसी ट्रेजेडी के बाद हिंदुस्तान में 100 साल बाद इस बात की खोज मचेगी कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल राजा कौन था, तो वो अकबर नहीं होने का, वो शेरशाह सूरी नहीं होने का, वो चंद्रगुप्त नहीं होने का, वो सम्राट अशोक नहीं होने का, वो होंगे वो वाले राजा जिनके पूरे देश के अंदर मूर्तियाँ हैं, महाराजा अग्रसेन। उनका मद्रास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मद्रास के मेन चौराहे पे भी वो मिलेंगे, मट्टूर में भी वही मिलेंगे, गुवाहाटी में भी वही मिलेंगे, बम्बई में भी वही मिलेंगे, सूरत में भी वही मिलेंगे। तो पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसी की चौराहे पर सबसे शानदार हैं तो वो महाराजा अग्रसेन की हैं। और इतिहास में अगर आप उन्हें ढूंढने निकलेंगे तो एक लाइन का जिक्र भी शायद ही कहीं आ पाए। तो इसे रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सहमत नहीं हो, लेकिन गांधी जी के ओपिनियन को इस तरीके से घटिया कह के और ऐसे लोगों के द्वारा गलत है। देश की आजादी में क्रांतिकारियों का कोई रोल नहीं था। ऐसी सी ही बातें हैं कि सचेत हो जाओ, गांधी जी की तरफ से सचेत हो जाओ, कांग्रेस की तरफ से सुभाष जी भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी थी। वो कह सकते थे, वो उनके समकक्ष थे, वो उन्हीं के बराबर कुर्बानी दे रहे थे। मेरी तरह थोड़ी है जो यहाँ के बैठ के कहने लगे। अब ये शराबी, कबाबी, लैकट, लफंगे, ड्रग्स लेने वाले, लुच्चे, छिछोरे, ये भी कहने लगेंगे, अनुपम खेर भी कहने लगेगा, अक्षय कुमार भी कहने लगेगा। अरे तुम रियल लाइफ के हीरोज के बारे में ये रियल लाइफ वाले कैसे कह लेंगे? तो इस पे ऐतराज है। सर वो बोल रही हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और जो तमाम जो क्रांतिकारी थे सब डमी थे। सहमत तो वो भी आपस में नहीं थे। गांधी जी भगत सिंह से सहमत नहीं थे, भगत सिंह गांधी जी से सहमत नहीं थे। एक स्टेज के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन कहने वाला मुंह तो देखो। वो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं एक देश के लिए। एक आदमी अपनी जान दे रहा है तो उसकी बात तो समझ में आती है। अब कल को कोई मंत्री जो है वो ऐसी बातें करने लगे, मुख्यमंत्री या नरेंद्र मोदी ऐसी बातें करने लगे, तो तुमने कुर्बानी क्या दी है? ये लहकट लफंगे। सर कंगना रनावत का कहना एक गाल पे थप्पड़ मारने से आजादी नहीं मिलती, भीख मिलती है। उसको जाके बताना कि आपको गाजीपुर बॉर्डर पे वकील साहब मिले थे संजय सिंह, वो ये कहते थे कि वो आपसे सहमत ना होते हुए भी आपकी बात को सही मान लेते हैं। मेरा भी कहना ये था कि बापू अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, हमें जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी, तो सहमत मैं भी नहीं हूँ इतना अहिंसा के पथ पे चलने वाला, लेकिन उसके लिए कहेगा कौन? मैं वीर सावरकर को वीर मानूं ना मानूं, लेकिन जब अपने सापेक्ष में सावरकर को रखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सावरकर जो है वो चंद्रमा है और मैं जुगनू हूँ। जो सावरकर कर सकता था वो मैं नहीं कर सकता, तो उसे बहादुर ना बहादुर कहने का मेरा कोई वो नहीं बनता है। लेकिन जब भगत सिंह पिक्चर में आता है तो वो सूरज की तरह है। अब क्या मेरी जुगनू की हैसियत रहेगी और क्या चंद्रमा की हैसियत रहेगी? फिर तो भगत सिंह ही दिखेगा ना। तो मैं जब तुलनात्मक उसमें आता हूँ तो मेरे अपने मुकाबले ये सब बहादुर हैं, लेकिन जब मैं इनको और लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तब मुझे इनकी सही हकीकत पता चलती है। सर कंगना रनावत का एक और स्टेटमेंट आता है और जिसमें वो बोल रही हैं कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी और मैं माफ़ी भी मांगूंगी। तो वो बात तो सही कह रही है। 1947 में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था
और अगर कोई युद्ध हुआ भी था तो उसके अंदर आरएसएस की या विश्व हिंदू परिषद की या जनसंघ की या इस विचारधारा की, हिंदुत्व की विचारधारा की तो कोई उसमें जगह थी नहीं। तो वो हो सकता है, जैसे कभी कुछ दिन पहले कहा था, अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी ने कहा था कि भाई आज़ादी की लड़ाई में बापू का कोई योगदान नहीं है, तो संपत सरल जी ने ये कह के टाल दिया था कि हो सकता है अपने बापू का जिक्र कर रहे हो, तो हो सकता है वो अपनी पार्टी के जिक्र कर रही हो, लेकिन कितना भी कुछ था, आज़ादी तो आज़ादी ही थी। नहीं, वो बोल रही हैं कि 1947 में जो आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं थी, वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। उसे हम पावर ट्रांसफ़र के ऊपर से इतने लंबे संघर्ष में चले आ रहे हैं, आज तक इस बात पे बहस चल रही है कि वो हमारी इंडिपेंडेंस थी या हमारी पावर ट्रांसफ़र थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हम सहमत हैं, उसे मानते हैं, लेकिन उसे भीख कहना, वो शब्द जो है वो प्रोवोक करने वाला है। और ख़ास तौर से ये बात कंगना जैसे रियल लाइफ वाले लोग नहीं कह सकते। रियल लाइफ वाला कोई कहे तो कहे, और इस वक्त वो अपनी एक गंदी मंशा से, देखिए वो जितनी कंट्रोवर्शियल होंगी, जितने आप उनके बारे में सवाल पूछेंगे, जितना उनको चर्चा में लाएंगे, यही उनकी खाद है, वो उतनी ही पुष्ट होती जाएंगी। उनको नेगलेक्ट मारिए। अगर यही बात संघ का कोई सीरियस आदमी कहता तब मेरे पास आइएगा, इन फिल्मों वालियों के चक्कर में। वो लोग कहाँ गए जो तमाम शिक्षाविद, तमाम बुद्धिजीवी और टीवी एंकर, टीवी डिबेट पर बैठने वाले तमाम लोग जो बड़े बड़े भाषण, अपना डिबेट चलती 2-2 घंटे किसी मुद्दे को, इस मुद्दे पर कोई अभी तक डिबेट क्यों नहीं है? अपने पेट से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता, और ये पेट जो है ये मीडिया वालों के भी है और ऐसे सरकारी प्रोफेसर्स के, पत्रकारों के और सरकारी लोगों के भी है। तो वो लोग इस तरीके की चर्चा क्यों छेड़ेंगे? ये तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं, और आपका भी हम मानते हैं आज की तारीख में आप मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। भाई जो काम आए वक्त पे वही मेन स्ट्रीम है। कंगना रनावत जैसी फिल्म एक्टर का ऐसा बयान आता है, लेकिन वही कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर यही कोई मुस्लिम का है तो उसे जेल में डाल देते। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर आप ऐसा बात कहना चाहते हैं तो पहले आप भी अपनी नैतिकता का, अपनी मान्यताओं का, अपनी इन सब चीज़ का त्याग देके छिछोरे बन जाइए, फिर कहिए, छिछोरे बन जाइए। क्या लगता है सर कि ये कंगना रनावत का अपना पर्सनल यूज है या फिर उनसे ये बयान दिलवाया अरे गया उसके सामने एक टारगेट है, वो इतनी समझदार है, वो 1 मिनट में इशारा समझ लेती है। वो समझ गई है कि अब स्मृति ईरानी, देखिए आफ्टर मोदी हु लड़ाई चल रही है पूरी तगड़ी, कि वो शाह साहब होंगे कि योगी जी होंगे। आज तो योगी जी को सड़क पे अकेला छोड़ दिया, उसी पे बहस हो गई है। ऐसे ही दिल्ली में एक बहस और चल रही है इस वक्त, आफ्टर स्मृति ईरानी हु, तो वो उस पद की दावेदार हैं। उनके कैरियर का मतलब है, आप उनको करने दीजिए। हाँ, आफ्टर स्मृति ईरानी हु कि दोस्तों निराश ना हो, विकास बड़ी तेज कदमों से चल रहा है अपने लक्ष्य की ओर, और अगर ऐसे ही तरक्की करी तो अगले साल का भारत रत्न सनी लियोनी को मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? मैं कंगना जी से कहना चाहूँगा कि बेबी एक काम करो, तुम 1 साल के लिए आंदोलन में आ जाओ और पॉलिटिक्स करो। मैं बॉम्बे में जाके फिल्म इंडस्ट्री में अपने हाथ आजमा लेता हूँ। मोदी जी के फैन कैसे बन गए आप? मोदी जी के फैन कैसे बन गए अचानक? जी को गाजीपुर नहीं, वो सरकार का मैं फैन नहीं, मैं तो एसी हूँ उनका। आप कम करके मत आइएगा, मैं उनका एसी हूँ। क्यों इतने बड़े? मैं नहीं हूँ। आप ही ने तो अरे फिर आप लोग देखिए, 1 सेकंड सब खामोश हो जाइए। ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना बंद कर दीजिए कि मैं सनी लियोनी का फ़ैन हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की जिस तरीके से टेस्ट सुधर रहा है, पसंद सुधर रही है, और जिस तरह से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं विकास के मार्ग पे, उससे लगता है कि स्मृति ईरानी के बाद 1 साल कंगना रनावत